अखाड़ा में आज सबसे पहले करेंगे बात ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की, जिसकी वजह से देश में काफ़ी सारी दहशत फैली हुई है, क्योंकि केसेस जो हैं राज्य स्तर पर हर स्टेट में अलग अलग शहरों में सामने निकल कर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों में ये ब्लैक फंगस के मामले तेजी से आए हैं। ये एक फंगस है जो हमारे आसपास पहले भी था, लेकिन क्या वजह है कि अचानक इस लहर में इतनी तेजी से ये निकल कर आया है? क्या ये कंटेजियस है, यानी कि किसी के छींकने से या टच से जैसे कोविड या कोरोना फैलता है, क्या ये भी फैल सकता है? किस तरह के लोगों में ये मौजूद है? इसका क्या इलाज है? क्या हम लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं हमारे घर पर, जिसकी वजह से हम शायद इसके लिए थोड़े ससेप्टेबल हैं, ओपन हैं, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हमको अपनी चपेट में ले सकता है? इन सब सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। दो डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो प्रोफेसर एचबीटी मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर आर.एन. कूपर हॉस्पिटल मुंबई में भी कंसल्ट करते हैं और बहुत ही जाने माने डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर समीर भार्गव हमारे साथ हैं। डॉक्टर समीर नमस्ते। और डॉक्टर कुणाल बारानी सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी भी हमारे साथ हैं, आपको भी नमस्ते। मेरा सबसे पहले सवाल डॉक्टर समीर आपसे है कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं ये सिर्फ भारत में ही क्यों दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस जो है वो फंगस का कलर नहीं है, क्योंकि ये जब पेशेंट को इन्फेक्ट कर देता है तो जो हमारी अंदर की म्यूकोजा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे कालौसी आ जाती है, इसलिए हम उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ये बीमारी जो है वो कुछ 2-3 साल पहले सभी पूरे जग में रहती है, पर बहुत कम मात्रा में हम ये केसेस देखते हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। मतलब कि मौका पाने पे ये फंगस जो है वो अपना जो है वो सर उठा लेता है। तो दूसरे देशों में भी ये दिखाई देती हैं, बट बहुत कम मात्रा में। और इस साल और पिछले साल भी फर्स्ट वेव जब कोविड की हुई थी, उसमें भी हमने कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा मात्रा में दिखाई दिए थे। इस साल तो ये बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली एक एपिडेमिक ही हो गया है म्यूकोरमाइकोसिस का। और ये सब हमने इसलिए पाया है कि लोगों की इम्यूनिटी और ज्यादा कम हुई है। कोविड 19 की जो वेरिएंट्स हैं उनमें इम्यूनिटी पेशेंट की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हमने पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो जी। सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर स्टेरॉइड देने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है और इसको हमने अगर डिटेक्ट नहीं किया, मतलब कि आपने दी दवा जो जान बचाने के लिए है, पर अगर आपने उसके साइड इफेक्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं किया, तो ये जाके म्यूकोर इन्फेक्शन हो सकता है। जी, मैं डॉक्टर कुणाल से जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि पहले वेव में भी शायद इसके लक्षण थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे, और आमतौर पर डेटा ये कहता है 10 से 12 केसेस साल में अमूमन हुआ करते थे म्यूकोरमाइकोसिस के, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि केस लोड भी ज़्यादा है, स्टेरॉयड यूज़ ज़्यादा है, इसकी वजह से है डॉक्टर कुणाल? से जो जैसे डॉक्टर समीर ने कहा कि इस साल इस वेव में हमने नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं। उसका 2-3 प्रमुख कारण ये है कि इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयां दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयां आई, वो इफेक्टिव दवाइयां भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बहुत ही नीचे लेके आ जाता है। एक नॉर्मल आदमी भी, नॉर्मल पेशेंट भी अगर जिसको कोविड नहीं हुआ, अगर वो स्टेरॉइड लेता है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यहाँ तो कोविड का स्ट्रेन है, कोविड का नया स्ट्रेन है, प्लस स्टेरॉइड का यूज है, और ये लंबा यूज ऑफ स्टेरॉइड, ये दोनों प्रमुख कारण है कि इस वेव में हमने नंबर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा देखे हैं। थर्ड, इस साल जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा हुई है। इस साल कुछ पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी गए हैं, तो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन भी, जो एक पेशेंट को जब लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है, उसमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्दर इम्यूनिटी डाउन होने का खतरा बढ़ जाता है उस पेशेंट को।
तो आपका कहना है कि इस बार थोड़ा सा लेवल ऑफ प्ले जो है, जगह जो है इस फंगस को अपने पैर फैलाने के लिए या फिर शिकंजे कसने के लिए मौका थोड़ा ज़्यादा दिया है कहीं ना कहीं। डॉक्टर समीर, क्या इलाज में लापरवाही की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है? देखिए, लापरवाही का ऐसा है कि इस कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हमने पाया कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल स्टेरॉइड्स का ही रहा है। और शुरुआत में हमको ये पता नहीं था कि स्टेरॉइड्स कब यूज़ करना है, कितने दिनों तक हमको देना है, किस मात्रा में देना है। कोई भी चीज़ आपने अगर अनकंट्रोल्ड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना जानते हुए अगर आपने उसको यूज़ किया, तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ हमने देखा है कि भई डॉक्टरों ने जो है वो स्टेरॉइड्स रेकमेंड किया है, पर हमको अब ये पता है कि फर्स्ट फेज़ जो है, फर्स्ट वीक में वायरीमिया है, उस टाइम पे हम स्टेरॉइड्स का जो है यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड वेव में, जिसमें सेकंड वीक में जब ये हमको पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा-सा कम करना है, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। पर क्योंकि ये व्हाट्सएप में और कहीं-कहीं लोगों ने पढ़ा, तो घर पे ही कई लोगों ने स्टेरॉइड जो है वो शुरू कर दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हमारे देश में कोई कंट्रोल नहीं रहता है दवाइयों के सेल पे, और उस वजह से लोगों ने डायरेक्टली जो है वो केमिस्ट के पास जाके जो स्टेरॉइड्स हैं, ये ना जानते हुए कि इनका क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और उसी वजह से जो है ये अनकंट्रोल हुआ। आपने कोई भी अगर दवाई दी, अगर आपको पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आप उसके लिए एक लुकआउट करेंगे, आप देखते रहेंगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। स्टेरॉइड्स को हमको पता है कि इससे शुगर बढ़ सकती है, तो हम शुगर जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल। जी। अगर ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल सही तरीके से नहीं होगा, तो हमको ये प्रॉब्लम्स होने की गुंजाइश रहती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, हमको ये स्टेरॉइड्स जो कि जान को बचाने का काम कर रहे हैं, वो अगर हमने सही मात्रा में नहीं यूज़ किया, सही ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज़ किया, तो वो ये इस तरीके के इन्फेक्शंस आने से घातक भी हो सकता है। जी, तो डॉक्टर कुणाल, जैसे डॉक्टर समीर कह रहे हैं और आपने भी कहा, ये डॉक्टर की सलाह लिए बिना स्टेरॉइड लेना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा कर कर अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना, ये वजह हो सकती है? ये बहुत कॉमन वजह देखने को मिली है, और ये ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं जो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, और एक बार कंसल्ट अगर डॉक्टर को आपने किया, तो हर पेशेंट को यही कहा जाता है कि आप निरंतर डॉक्टर के टच में रहें, भले उनसे वीडियो कॉल करें, भले उनसे मिले आके, लेकिन एटलीस्ट टच पे रहें। पेशेंट एक बार कॉल करता है, पेशेंट एक बार कंसल्ट करता है, स्टेरॉइड का यूज करना शुरू करता है, फिर उसके बाद उसी डोज पे लगातार रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्टेरॉइड का यूज एक लिमिटेड टाइम तक करना है, वो 5 डेज 7 डेज तक करना है, लेकिन वो ड्यूरेशन भी डॉक्टर डिसाइड करेगा, ना कि पेशेंट खुद से डिसाइड करेगा। और किस डोज में देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं कोविड में, कि हमारा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हमारा फीवर कितना कंट्रोल हो रहा है, हमारा ये सारे पैरामीटर्स को देख के ही हम स्टेरॉइड का डोज को कम ज्यादा कर पाते हैं, और हमें एक लिमिटेड टाइम तक देना है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि पेशेंट एक बार शुरू कर रहा है, वो लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक स्टेरॉइड यूज कर रहा है। डायबिटिक पेशेंट को पता ही नहीं है मरीज को कि मुझे शुगर की बीमारी पहले से है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शुगर अनकंट्रोल हो रहा है। बिकॉज मैक्सिमम केसेस इवन हम ये भी देख रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन में भी हैं, वो पेशेंट भी अपने घर पे भी रहते हुए शुगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनका एक ही एम है कि स्टेरॉइड लो और जान बचाओ। लेकिन वही घातक साबित हो रहा है। नंबर ऑफ डेज स्टेरॉइड का हमें लिमिट करना है, डोज पे हमें नियंत्रण रखना है, जिसकी वजह से ये इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार इस बड़ी बीमारी के चपेट में हम आते हैं, तो आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, तो इम्यूनिटी बढ़ाओ, शुगर घटाओ, ये मूल मंत्र होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन उल्टा इसके विपरीत जो है वो कृत्य कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर समीर, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं। अगला सवाल जो है कि इस बार हमने एक O2 पैरानोया देखा, यानी कि ऑक्सीजन पैरानोया। लोगों ने घर में सिलेंडर खरीद के रख लिए और फिर खुद ही ऑक्सीजन लेने लग गए। क्या ये असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने या लेने से खतरा भी बढ़ा है? देखिए, एक आध थियरीज ये भी हैं कि जो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर हो रहा है, भले जैसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं या होम ऑक्सीजन पे हैं, अगर वो जो डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू जो ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, अगर वो वाटर ही कंटामिनेट हो, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रह सकते हैं। उसी तरह से
हमने देखा है ग्रामीण जगहों पे लोगों ने मास्क जो यूज किए हैं, वो मास्क अगर आपने कई दिनों तक वही मास्क यूज करते रहे हैं आप, बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं कि क्लीन किए बगैर सॉइल मास्क आपने यूज किए, क्योंकि म्यूकोर जो जो फंगस है वो सभी जगह होता है, जनरली सॉइल में होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में होता है, बल्कि कई तरह के फंगस तो हमारे एसी के डक्ट्स में भी होते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी लो हुई, और हमने ये सारे कारण अभी जो एन्यूमरेट किए हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी लो हो सकती है, और तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और एडिशनल कारण है, जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रहा है उसमें एक चीज हमने देखा है कि कई पेशेंट्स की सीरम फेरेटिन, जो ब्लड में आयरन का जो कंटेंट है, वो अगर बढ़ जाता है तो ये म्यूकोर इन्फेक्शन जो है उसको फेरेटिन की जरूरत रहती है पनपने के लिए, और ये भी एक कारण जो है वो हमने पाया है। तो कई सब कारण मिलके जो है वो ये बीमारी का फाइनल रूप धारण कर रहे हैं। तो हर लेवल पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर कुणाल, क्या ऑक्सीजन जो ख़राब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये जो कई लोग हैं मेकशिफ्ट ऑक्सीजन सिलेंडर या ख़राब ऑक्सीजन सिलेंडर, शेयर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्या इसकी वजह से भी हो सकता है? जी, इस बार के वेव में हमें सबको दिख रहा है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो गई है। पेशेंट तो कोविड होते ही ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होने की टेंडेंसी बढ़ गई, बिकॉज ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया है उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, ये एक थ्योरी जरूर है जो हमारे बीच निकल के आ रही है, जो हम लोग ने देख रहे हैं कि अगर, जैसा डॉक्टर समीर ने बताया, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वही हमें लेना चाहिए, ना कि कई बार बिना ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लिए भी लोग ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मास्क लगा देते हैं। तो वो एक तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा उसमें जो वाटर होना चाहिए वो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, और उस जो हमारा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं, जो जो एपेरेटस होता है, उसको भी हमें क्लीन रखना है। उसको हर हर थोड़े दिनों में हमें क्लीन रख के उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्टेमिनेशन फ्री रखना है, ताकि ऐसे जगह पे फंगस पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे हम बच सकते हैं। तो ऑक्सीजन थ्योरी डेफिनेटली इस बार के वेव में, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज ज्यादा है और गलत गलत तरीके से हम कई बार ऑक्सीजन को यूज पेशेंट कर रहे हैं अपने पास तरीके से, ये भी एक बड़ी वजह निकल के आ रही है कि इस वेव में हम म्यूकर के केसेस जो ज्यादा देख पा रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। डॉक्टर समीर, ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है या इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से ब्लैक फंगस क्यों तीव्र हो जाता है, ये ज़रा विस्तार से समझाएंगे? क्यों आमतौर पर हमें ये अटैक नहीं करता? आप कह रहे हैं कि हमारी एसी के डक्ट में भी ये मौजूद होता है, लेकिन हम इसे, हमारा शरीर जो है इसे यूजुअली जो है इसको रिपील कर सकता है, इससे लड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे शरीर में जो फॉरेन बॉडी अंदर जाती है, फैकोसाइटिक मैकेनिज्म रहता है, जिससे ये बॉडी उसको अटैक करके उसको जो है वो शरीर से निकाल देती है, निगल जाती है। पर जब जब ये इम्यूनिटी डाउन होती है, और हमने सारे कारण जो है वो अभी आपको बताए हैं कि जिससे इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उन कारणों से ये इन्फेक्शन जो है वो पनपने लगता है। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि कई कारण हैं कि भाई शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है, फेरिटिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपोक्सिया हो जाता है, पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल कम है, हाई ग्लूकोज लेवल्स हैं, एसिडिक मीडियम हो जाता है। कई पेशेंट जिनको डायबिटिक होते हैं उनको अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ये सब जी। कारण जो हैं वो इन्फेक्शन को पनपने का जो है एक सोर्स मिल जाता है, और इसी की वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसा इन्फेक्शन जो है वो लो इम्यूनिटी में होता है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस जो हम पहले देखते थे वो जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है उनमें ही देखते थे, जैसे कि जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, एड्स की बीमारी उनको रही है, कई हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हुई हैं, ये सब कंडीशंस में हम पहले देखते थे। और कोविड-19 में ये चीजें अलोंग विद द स्टेरॉइड्स जो है और डायबिटिक पेशेंट में ये ज्यादा पाया गया है। इसी वजह से जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी तकरीबन जितने पेशेंट्स हमने देखे हैं सभी जो है या तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक रहे हैं, उनमें ही ये बीमारी जो है हमने देखी है। जी, लेकिन डॉक्टर कुणाल, क्या घर पर बिना डॉक्टरी सलाह के अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो क्या मैं अपना रिस्क बढ़ा रहा हूं? कहीं पर भी जब आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, हमने उसकी भी बात की, लेकिन जब हम अपने आप को खुद को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने या देने की कोशिश कर रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, ये भी रिस्की है?
जी एकदम। ऑक्सीजन एक तो लेना, घर पे स्टोर करना, जो हमने कईयों को इस बार देखा पेशेंट्स को जो अपने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, हम्म, ऑक्सीजन यूज हो ना हो वो ऑक्सीजन लगा लेते हैं अपने कि हमें ऑक्सीजन मिलता रहे, ये सारी जो है प्रैक्टिस गलत है। पेशेंट्स को खुद से कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के एक तो ऑक्सीजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आईसीएमआर ने पूरी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, हमारे डॉक्टर्स उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजनेशन कितना रखना है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि मरीज किस कैटेगरी का है। सो सपोज अगर कोई मरीज पहले से दमे का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन बॉडी में कितना रखना है उसका लेवल अलग है। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें हमें ऑक्सीजन लेवल रखना है जी उसका अलग है। तो ये सलाह और डॉक्टर से ही मिलके हो पाएगी। अगर अपने से आप बस ऑक्सीजन लगा लो, वो भी आप जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो कितनी सफाई है, उसमें कितनी सफाई नहीं है, जैसा हमने बताया कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको आप कितना केयर कर रहे हो, उसमें कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। उस टाइम हमें नहीं पता चलता, हमने तो उस समय हमें यही लगता है कि हमें अपनी जान बचानी है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ये सारी चीजें जो है इसका असर हमें बाद में भी दिखता है। फंगस तो एक एक नई बीमारी आ गई है, जो पहले भी थी ये बढ़ गई है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी जो है जी ऑक्सीजन का यूज विदाउट कंसल्ट टू डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट से कभी नहीं करना चाहिए। उनसे पूछ के ये करना चाहिए कि हमें कितना लेवल रखना है और किस हद तक देना है, कितने दिन तक देना है। ये सारी चीजें एक डॉक्टर से परामर्श के बाद ही होनी चाहिए, ना कि अपने मन से ये यूज करना चाहिए। जी, जैसे कहते हैं कि जल जीवन देता भी है, जीवन लेता भी है, वैसे ही ऑक्सीजन जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। हर चीज़ का सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग उपयोग करना बहुत आवश्यक है। पर डॉक्टर समीर, म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ आते हैं, ब्लैक फंगस की तरफ आते हैं। अगर मैं कोरोना पेशेंट हूँ और मैं, तो क्या मुझे कोविड के साथ साथ रिकवरी पीरियड में ब्लैक फंगस हो सकता है, या फिर मेरी रिकवरी के बाद मुझे ब्लैक फंगस होगा या म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? और इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि ये विदिन अ मंथ और सो, मतलब 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम्म, पेशेंट्स घर जा रहे हैं और उसके बाद में उनको म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण के साथ वो वापस आ रहे हैं। पर आज हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन होने के टाइम पे भी उनको म्यूकोर इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट हम्म, को, या आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ हो या मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ हो, तो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपका जो शुगर लेवल है वो आप ज़रूर कंट्रोल करें। 200 के नीचे शुगर लेवल रहना चाहिए। आप रेगुलरली जो है उसका चेकअप करते रहें। ये नहीं कि भाई इस खुशी में कि भाई हम कोविड इन्फेक्शन से बच गए हैं, अब हम जो है वो कोई भी एहतियात नहीं बरतें और हम खाना पीना जो है वो सब शुरू कर दें। थोड़ा सा एक्सरसाइज, आपकी शरीर जब थोड़ा सा उसके स्ट्रेंथ आ जाती है, आप एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि हम्म, लोग घर पे बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि शुगर लेवल आपका जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे। अच्छा, पेशेंट्स जब घर जाते हैं हम्म, उनको हम ये सब इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भाई अगर आपको ये जो लक्षण हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स अगर आपने देखें, तो आप ज़रूर तुरंत आपके डॉक्टर को, ईएनटी या जो भी फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है उसको आप जाके जाके बता दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो रहते हैं, अगर नाक में बहुत ड्राइनेस हम्म, महसूस हो रही है, नाक से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, या कभी-कभी हल्का सा ब्लड स्टेनिंग उसमें हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, आँख में दर्द है, चेहरे पे दर्द है, दाँतों में दर्द अगर हो रहा है, दाँत अगर हिलने लगे हैं, या अगर आपको कुछ नमनेस, सूनापन जो है वो स्किन में, चीक्स पे अगर आना शुरू हो गया है, अगर आपको कुछ थोड़ा धुंधला दिखाई देने हम्म, लगा है, या अगर आपको कभी-कभी, जिसको हम कहते हैं ऑल्टर्ड सेंसोरियम, अगर कभी-कभी ऐसा लगे कि चक्कर जैसा आ रहा है, तो ये सब जो हैं वो लक्षण हैं हम्म, कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए आपको जो है वो तुरंत हम्म, जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमको इसलिए वेट नहीं करना है कि हमको हम्म, आँखों की दृष्टि जो है वो जाने लगी है तब हम डॉक्टर के पास जाएँ, या चेहरे पे या मुँह के अंदर कालापन आने लगे, ब्लैक एचआर फॉर्मेशन होने लगे, तब तक हमको नहीं रुकना है। हमको ये कोई भी लक्षण जो हमने एन्यूमरेट हम्म। किए हैं, अगर हमको ये नज़र आने लगें, तो तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाके सलाह लेने की ज़रूरत है।
कई पेशेंट्स हमको हम देख रहे हैं जी आजकल जो जी। सिर्फ दांतों में इन्फेक्शन के साथ में दांत के पास से पस आ रहा है, और हम जब उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका स्कैन्स कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये सिर्फ प्लेन साइनोसाइटिस ही नहीं है, ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन भी हो गया है। हम्म। तो इसके अलग अलग लक्षण हैं, पर कहाँ कहाँ मैनिफेस्ट करते हैं मैं ज़रा उस पर आऊँगा डॉक्टर समीर, लेकिन मैं डॉक्टर कुणाल से ये जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या हर कोविड मरीज, हर कोरोना मरीज जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस का टारगेट है, उसे ब्लैक फंगस हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोविड पेशेंट म्यूकर का टारगेट है या म्यूकर होने की टेंडेंसी होती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बताया कि ये उन मरीजों में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं जो सब्सेप्टेबल हैं, मतलब जिनको जिनको म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया हो और उसमें हम अगर स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, सो अगर हम लोग जैसे बताते हैं कि माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड कोविड केसेस में जहां हमें स्टेरॉइड का यूज एकदम नहीं करना, ऐसे मरीज को म्यूकर माइकोसिस होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जहां पे हम स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट माइल्ड पेशेंट है, सब चीज ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। मॉडरेट टू सीवियर, हाँ, इनको म्यूकर होने के चांसेस होते हैं, जिनमें खासकर उनके में जिनमें डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिसको हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, जो लंबा स्टेरॉइड जिनको चल रहा है, शुगर्स अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं। या पहले से ऐसे पेशेंट जिनको, कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ ऐसी दवाइयां जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स बोलते हैं, सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पहले से चल रहे होते हैं, दवाइयां ऐसी चल रही होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को जिनको कोविड हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इम्यूनिटी उनकी डाउन है और ऊपर से ये कोविड भी हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा है जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनपे कोविड हो गया। ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी ऑफ कोविड पेशेंट्स में आते हैं। माइल्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड में ये चांसेस होने के ना के बराबर होते हैं। उनको बस अपना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना है और सिम्टम्स के आधार पे डॉक्टर से सलाह लेती रहनी है। मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स को और एहतियात बरतते हुए, शुगर्स पे ध्यान रखते हुए और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना चल रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इन पे ध्यान देते हुए करना है। और ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें म्यूकर होने का खतरा बढ़ा रहता है। जी डॉक्टर कुणाल, मैं आप ही से पूछूंगा, इसके बाद मैं डॉक्टर समीर के पास जाऊंगा क्योंकि वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो आई विल डायरेक्ट सम क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू हिम। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोविड के अलावा डॉक्टर कुणाल और कौन कौन सी बीमारियां हैं, अगर आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं या इसके लिए दवाइयां ले रहे हैं तो आपको म्यूकर हो सकता है? देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ट्रांसप्लांट चाहे वो रीनल हो चाहे कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां चलती रहती हैं पहले से, उनमें खतरा बढ़ा हुआ है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स भी हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते हैं। कई न्यूरोलॉजिकल ऐसी बीमारियां होती है जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स का हमें यूज करना होता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर कोविड हो जाए तो उनमें खतरा है। या फिर पहले से किसी को कैंसर पेशेंट हो, ब्लड कैंसर, खासकर ल्यूकीमिया होते हैं जिनको, ऐसे ब्लड कैंसर पेशेंट्स में भी इस तरह का खतरा होना बढ़ जाता है। तो कोई भी बीमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने पहले डिस्कस किया, डायबिटिक पेशेंट्स, तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो है, इनमें अगर कोविड दोबारा होता है पेशेंट को, और ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है अगर किसी को पेशेंट को कोविड होता है तो यूजुअली पेशेंट की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मॉडरेट टू सीवियर कोविड पे लैंड अप करेगा। मतलब मॉडरेट टू सीवियर कोविड होने का खतरा ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही डाउन है। ऐसे पेशेंट्स को खास ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें खास ध्यान रखना है ताकि शुगर कंट्रोल रहे और आगे ये बीमारी ना हो पाए। जी जी, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी डाउन और ये शुगर, ब्लड शुगर लेवल जैसे ही स्पाइक होते हैं तो ये फंगस एक्टिव हो जाता है। और आपने कहा कि ब्लड में आयरन या उसकी मौजूदगी ज़्यादा हो तो वो उसके लिए खाद्य का काम करता है, तो वो पनपने लगता है। पर डॉक्टर समीर, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो म्यूकर जो है ये सबसे पहले अपने आप को कहाँ पर मैनिफेस्ट करता है? सबसे पहले अपने हमारे शरीर में, और फिर शरीर के किन किन हिस्सों को वो अटैक करता है? राइट, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो पेशेंट होम केयर पे भी रहे हैं और उनको ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया है, उनमें भी अगर डायबिटिक रहे हैं और स्टेरॉइड्स लिया है तो उनको भी अगले 1 महीने तक जो है वो एहतियात बरतना चाहिए, अपना शुगर चेक करते रहना चाहिए।
क्योंकि हमने कुछ पेशेंट्स में ये देखा है कि सिर्फ अगर होम केयर पे हैं पर अगर उनको स्टेरॉइड्स दिया गया है उनमें भी ये चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो नाक से ही होती है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो नाक में जाके साइनसेस में जाके उसके बाद में ये आंख की तरफ और फिर ब्रेन की तरफ जा सकता है। इसीलिए हम इसको राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। वैसे तो म्यूकोरमाइकोसिस शरीर के अन्य भागों में भी असर कर सकता है, जैसे कि लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी कर सकता है, हार्ट को भी कर सकता है, स्किन को भी कर सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी कर सकता है। पर जो प्रेजेंटली जिस घातक बीमारी आजकल हम देख रहे हैं वो जनरली नाक से होके आंख के द्वारा फिर ब्रेन, तो राइनो ऑर्बिटल और सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि सिर्फ डायरेक्ट फंगल इन्वेजन, मतलब कि नाक से साइनस और साइनस से आंख की तरफ, क्योंकि आंख और ब्रेन ये जो हैं ये सारे नेबर्स ही हैं, तो डायरेक्ट एक्सटेंशन भी फंगस का जो हो रहा है, ऐसी कुछ ओपनिंग्स हैं, खिड़कियां हैं जो नाक और साइनसेस और आंख के बीच में होती हैं और इनके सहारे से ये इन्फेक्शन जो है वो आंख की तरफ जाता है। दूसरी चीज, ये कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसमें काफी सिग्निफिकेंटली जो ब्लड वेसल्स की अंदर की स्किन लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, तो उसमें एंडोथेलियलाइटिस, उसकी स्वेलिंग जो होने की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। इसकी वजह से जो है वो उस जो भाग ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे हैं, अंदर की जो म्यूकोजा है, स्किन लाइनिंग है, उसको जो है डैमेज कर देता है और वहां पे सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो टिश्यूज जो हैं वो डेड टिश्यूज हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन और जो है फैलता है। तो ये ब्लड के द्वारा भी हो सकता है वाया दीज वेसल्स, और डायरेक्ट एक्सटेंशन जो है वो उसके द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है। और कई बार जो है शुरुआत में अगर ये आंख की तरफ चले गए तो ये आंख में स्वेलिंग हो जाती है, अगर ज्यादा हुई तो आंख जो है जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, थोड़ा सा आंख बाहर की तरफ आ जाती है। अगर ये वहां के मसल्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आंख के मसल्स जो आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं तो वो मूवमेंट्स नहीं हो जाते हैं, उसको हम ऑफ्थेल्मोप्लीजिया कहते हैं। और अगर ये हमारी जो मेन ऑप्टिक नर्व है उसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाए, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, तो दृष्टि भी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, तो पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो है वो नाक से साइनसेस की तरफ जाके आंख की तरफ और फिर ब्रेन की तरफ जा सकता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? मान लीजिए अगर मुझे म्यूकोर हो जाता है तो फिर यहां से लेकर इन्फेक्शन के तीव्र होने तक मेरे आंख और ब्रेन को अफेक्ट करने का जो टाइम गैप है ये कितनी तेजी से फैलता है, एक? और दूसरा, अगर ये मेरी आंख में फैल गया या कहीं फैल गया तो क्या वो डैमेज परमानेंट है? जो पहले हम म्यूकोर इन्फेक्शंस देखते थे वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से स्प्रेड नहीं होते, मतलब कि हमको कुछ दिनों का समय जो है वो मिल जाता था। जो प्रेजेंट स्ट्रेन हम देख रहे हैं कई बार तो कई घंटों में ये स्प्रेड जो है वो हो रहा है। इसके लिए हमको वॉर फुटिंग पे जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत पड़ जाती है। तो कुछ घंटे, कभी कभी कुछ दिन, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं उनको तो कई हफ्ते जो है वो लग जाते हैं। पर प्रेजेंट इन्फेक्शन में हमने पाया है कि ये बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है। इसके लिए इसमें जिसको हम कहते हैं कि सस्पिशन अगर जरा भी हुआ तुरंत जो है उसकी टेस्टिंग करने की जरूरत है। तो आप अपने लोकल फिजिशियन को दिखाएं, ईएनटी सर्जन को दिखाएं। ईएनटी सर्जन जो है वो स्कैन्स कराएंगे। हमने देखा है कि सिर्फ प्लेन सीटी स्कैन से हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो इसमें नहीं मिलता है, हमको एमआरआई करने की जरूरत पड़ती है विद अ कॉन्ट्रास्ट, और एक स्पेशल एमआरआई रहता है विद अ फैट सप्रेशन। तो इससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि नाक और साइनसेस और आंख के किन भागों में सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया है। नाक से अगर हमने एक डिस्चार्ज का स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजा तो उसमें एक स्पेशल स्टेन होता है QH, तो उसमें हमने ये फंगस अगर ग्रो हो जाता है तो तुरंत हमको मालूम पड़ जाता है और उसका रिजल्ट जो है वो आधे घंटे में आपको मिल जाता है कि ये फंगस वहां पे ग्रो हो रहा है कि नहीं। बायोप्सी लेके हम किस टाइप का इसमें फंगस है
जो म्यूकोर एक टाइप का फंगस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ ब्रांचिंग रहती है, उसके साइज होता है। कुछ और फंगस भी अग्रेसिव फंगस होते हैं, एस्परगिलस होता है, उसकी अलग टाइप की आर्किटेक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी होती है। तो हमको ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का फंगस हो रहा है, और तुरंत जो है फिर उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू जी करने की जरूरत पड़ जाती है। और ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो बहुत ज़रूरी है कि एंटी फंगल मेडिकेशन जो है वो हमको शुरू करनी है, और वो तुरंत शुरू करनी है। उसी टाइम पे जो भाग जी जहाँ पे सर्कुलेशन नहीं है, जो भाग जिसको हम कहते हैं कि डेड टिश्यू हो गया है, वो हमको निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि गैंग्रीन हो जाती है कई पेशेंट्स में अलग कारणों की वजह से, हम करेक्ट जो गैंग्रीनस भाग निकाल देते हैं तभी वो दवाई वहाँ पे जो टिश्यूज जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है पहुँच सकता है। उसी तरह से हमको जो ये भाग डेड टिश्यू है वहाँ पे हमको ये चीज़ें निकाल देनी है। कभी कभी छोटा एक्सिजन, थोड़ा डिब्राइडमेंट करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी ज्यादा डिब्राइडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये आंख की तरफ भी फैल गया है तो हमको वहां पे भी डिब्राइडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये कंटीजियस है? अगर घर के किसी व्यक्ति को म्यूकोर होता है तो क्या उसे आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है? उसके छींकने से, उसके टच से, उसके खाना शेयर करने से क्या ये फैल सकता है? दूसरा, क्या बच्चे भी ससेप्टेबल हैं? क्या बच्चों को भी म्यूकोर हो सकता है? देखिए, पहली चीज, म्यूकर माइकोसिस जो है वो कंटेजियस डिजीज नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर एक को म्यूकर हुआ दूसरे को म्यूकर होने के चांसेस है कि नहीं, क्योंकि म्यूकर, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, म्यूकर जो है वो एक जो जो कॉमन उसकी एंट्री है वो स्पोर्स से होती है। और स्पोर्स नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, फंगल स्पोर्स रहते हैं। जो जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट है, चाहे वो डैम्प एरिया कह लो, साफ एरिया कह लो, डैम्प एरिया में ज्यादा होता है, साफ एरिया में कम होता है, तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी स्पोर्ट्स हैं। तो एक दो पर्सन, अगर मैं बोलूं, एक जिसका पर्सन का इम्यूनिटी बहुत डाउन है और एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो स्पोर्ट्स हमारे आसपास है इनका। लेकिन ये म्यूकर उसी को हो रहा है जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा डाउन हो रही है। लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति को जिसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अच्छा है उसको होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये तो एक बात होगी कि म्यूकर जो है वो कॉन्टेजियस नहीं है। जैसे हमने कोविड की बात की थी, कोविड कॉन्टेजियस होता है। कोविड जो है एरोसॉल स्प्रे से होता है, हवा में इसके 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 एरोसॉल्स होते हैं जो एक दूसरे से स्प्रेड हो सकते हैं। म्यूकर ऐसी चीज नहीं है, म्यूकर माइकोसिस इज नॉट अ कॉन्टेजियस। दूसरी चीज, बच्चों की अगर मैं बात करूं कि बच्चों को म्यूकर होने के चांसेस है कि नहीं, इस वेव में जहां तक हमने देखा है अभी तक बच्चों में कोविड की मात्रा जो है उतनी नंबर्स नहीं हमें दिखे हैं। जो यस, यंग पेशेंट्स में म्यूकर कोविड हमारे पास बहुत आए थे, लेकिन बच्चों में अभी कोविड की मात्रा उतनी नहीं आई है। लेकिन डेफिनेटली पहले वेव से कोविड के मात्रा बच्चों में ज्यादा है। लेकिन हमारे, अगर मैं कंपेयर करूं एडल्ट्स वर्सेस बच्चों में, तो हमारा बच्चों में डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होता है। हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हम जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये एक बच्चों का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू एडल्ट्स में। और उनमें भी कंपेयर टू एल्डरली, मतलब अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ही ये म्यूकर पनपने की जगह मिलती है बच्चों में, क्योंकि अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, बच्चों में बीमारियां कम होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हम बच्चों में नहीं देखते। अगर बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है तो बात अलग है, अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट्स हम बड़ों में ही देखते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए बच्चों की, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो ये म्यूकर माइकोसिस बच्चों में होने की चांसेस बहुत बहुत नीचे होते हैं। अनटिल एनलेस अगर हमें दिखे कि नहीं, पेशेंट बच्चों में कोविड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है, बच्चे को भी डायबिटीज है, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हम कहते हैं, जो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनको, ऐसे बच्चों को डेफिनेटली जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है उनमें होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं अगर जनरल की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू बड़ों का इम्यून सिस्टम से, और होने के चांसेस भी बहुत नीचे होते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल है डॉक्टर समीर, इसका तोड़ क्या है? और यानी ड्रग्स, दवाइयाँ क्या है, और क्या इसके कुछ घरेलू नुस्खे हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और इसकी दवाइयाँ जो हैं वो एंटी फंगल मेडिकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं, जिसमें कि एम्फोटेरिसिन बी, ये एक एंटी फंगल दवा है जो म्यूकोर का इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से कंट्रोल कर देती है।
इसमें दो टाइप की एम्फोटेरिसिन बी होती है, एक होती है लाइपोसोमल और एक होती है डीऑक्सिकुलेट, जो जिसको हम कन्वेंशनल कहते हैं। और इसमें जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी होती है, उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये एक काफी टॉक्सिक ड्रग रहती है। इसका असर जो है वो हमारे किडनीज पे हो सकता है। इसके लिए हमको ये सही डोजेज में लेने की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में ही इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसमें कि रेगुलरली हमको पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल्स, उसके पोटेशियम लेवल्स जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। साथ ही ये दवा जब हम देते हैं तो इसका जो मीडियम है वो भी जो है वो डीएनएस मतलब के डेक्सट्रोज के साथ में देना पड़ता है, जिसकी वजह से शुगर जो हमको इमीडिएटली और कंट्रोल करनी पड़ती है, कई बार इंसुलिन भी देनी पड़ती है। तो ये एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं, पर साथ ही अगर ये टिश्यूज जो अंदर नाक के हैं, साइनस के हैं या आँख की तरफ हैं, वो अगर डेड टिश्यू हो गई है, तो हमारा जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे डिब्राइडमेंट करने की ज़रूरत है। जो खराब टिश्यू हो गया है, जो डेड टिश्यू हो गया है, वो हमको सब निकालने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि हम जो टिश्यू डेड हो चुका है वो पहले से ही अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि ये हमको एक बार जो पहली सर्जरी हम करें वही हमारी जो है वो बेस्ट सर्जरी होनी चाहिए। तो अगर हमने वो एमआरआई पे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है या कम है, और हमको अगर टिश्यू लोड जो कि हमारे एंटी फंगल जाके उसको टैकल करने के लिए अगर हमने वो कम कर दिया, तो हमारा एंटी फंगल मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से जो है पहुँच के वो फंगस को जो है वो मार सकता है। अच्छा, इसी के साथ में कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो हम पेशेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। उनमें कुछ एंटी फंगल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पोसाकोनाज़ोल है, इसावुकोनाज़ोल है, पर जो बेस्ट मेडिसिन है वो एम्फोटेरिसिन बी है। पर ये दवा जो है वो आजकल काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो गए हैं। दूसरी चीज़ जो लाइपोसोमल वैरायटी है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आम पेशेंट को ये अवेलेबिलिटी के साथ साथ कॉस्ट का इफेक्ट भी जो है वो हो रहा है। जिन पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते हैं, तो हम जो है सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने कहा कि दूसरे एंटी फंगल ड्रग्स हैं, पोसाकोनाज़ोल है, इसावुकोनाज़ोल है, वो हम इन पेशेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। जी, पर घरेलू नुस्खे हैं क्या? इसको कोई नेचुरली फाइट किया जा सकता है? अगर मुझे म्यूकर होता है, अगर मेरी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, या फिर मैं कुछ तरीके अपना सकता हूं जिससे कि मैं फाइट कर सकूं, या फिर क्लिनिकल या डॉक्टर की सलाह और एम्फोटेरिसिन के अलावा और कोई उपाय नहीं? ये अनफॉर्चुनेटली कोई घरेलू उपाय इसके लिए काम नहीं कर सकता है, और हमको ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये बीमारी जो है वो कई घंटों में या दिनों में फैल सकती है, और डे 1 में अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फैल के ऐसी स्थिति पे पहुंच जाए जहाँ पे हमारी दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो ही हम जो है वो यूज़ करें। जी, डॉक्टर समीर और डॉक्टर कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी तबीयत से, आराम से आपने और बहुत ही कुशल तरीके से और सरल तरीके से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, और बहुत सारे डाउट्स जो थे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर उसको आपने सेटल किए हैं, उसको एड्रेस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से जंग में शामिल दूसरे कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और वाराणसी के कोरोना अस्पतालों के कामों की समीक्षा भी ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के दौरान कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे काम और आने वाले समय की चुनौतियों पर भी उन्होंने चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी से अपनी जान गंवा चुके लोगों को याद कर भावुक हो गए। बाद में प्रधानमंत्री ने लोगों की बारी आने पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। पूर्वांचल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था, दिमागी बुखार से
हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे, पार्लियामेंट में इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब बहुत परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, यहाँ के बच्चों को हुआ है। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि इसी तरह की संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ हमें लगातार काम करते रहना है। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। वाराणसी के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक फंगस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस जो है नई चुनौती है और इससे निपटने के लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत भी है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी।